अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेरे सवाल और मैं हूं मुनीब फारूक। सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए आसिफ अली जरदारी साहब और ये मौका उनको अपनी सियासी ज़िंदगी के अंदर दूसरी मरतबा मिला है। आसिफ जरदारी साहब जो कि पहले सदर इलेक्ट हुए, 5 साल सदर के मनसब पर फायज रहे, बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत सी साजिशों का सामना किया, इक़्तिदार से बाहर हुए, उनकी जमात पंजाब के अंदर तकरीबन वाइप आउट हो गई, सिंध के अंदर उनकी जमात का डेरा जमा रहा। आसिफ जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट को कन्फ्रंट करते हुए भी पाए गए और बहुत से मसाइल का सामना भी हुआ। आसिफ जरदारी साहब जेल भी गए, लेकिन एक दफ़ा फिर एज अ किंग मेकर सामने आए और इस दफ़ा इस इत्तेहाद का ना सिर्फ उनकी जमात हिस्सा है, बल्कि एक ऐसी इत्तेहादी है जो कि दरवाजे पर खड़ी हुई है, जो कि ना इस वक्त तक एज वी स्पीक कैबिनेट का हिस्सा है, ना ही कैबिनेट की पोजीशन लेने के लिए तैयार है, लेकिन आईनी ओहदों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है। आज आसिफ जरदारी साहब मुल्क के सदर मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ जरदारी साहब की इस इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या इमरान खान साहब की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने तो इस इक़दाम को, इस पूरे इलेक्शन को एक फार्स प्रैक्टिस करार दिया है, एक फसाड करार दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो कुछ हुआ ये बिल्कुल 100% जमहूरियत के मुखालिफ है। यानी इसका ताल्लुक पाकिस्तान में मौजूद जमहूरियत या जमहूरी जद्दोजहद से बिल्कुल नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो जा किस तरफ रहे हैं। कोई सदर बन गया, कोई वज़ीर आज़म बन गया, कोई वज़ीर आला पंजाब बन गया, लेकिन सवाल ये है कि वो जमात जो कि ये क्लेम करती है कि हमारा वोट बैंक सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, हमारा लीडर सबसे ज़्यादा तगड़ा है, वो जमात आज किस जगह खड़ी है। और अगर आज उस जमात को ये लगता है कि हम किसी तरह की डील नहीं करना चाहते पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से, तो वो इक़्तिदार में वापस कैसे आएगी। ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है और साथ ही साथ कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी लगाने लग पड़े हैं बहुत से लोग, जिनसे कम से कम ये एलिमेंट सामने आता है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर तल्खी ख़त्म नहीं होने जा रही और यह सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। ये तमाम बातें डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान फैसल वोडा साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं। वोडा साहब बहुत शुक्रिया। अब वोडा साहब, बात ये 2018 का इंतखाब हुआ, जो कुछ हुआ उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, आप भी हुकूमत में थे। अब बात ये 2024 है, इंतखाब हो गया। मैंने जिस तरह कहा, आज आसिफ जरदारी साहब सदर मुंतखब हो गए, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, मरीम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब हैं और भी बाकी वज़रा आला बन गए हैं। सवाल ये है कि क्या आज की हुकूमत, आज का सियासी निज़ाम, इस पर भी उतनी ही बड़ी मोहर है एस्टैब्लिशमेंट की जितनी 2018 में थी, या आज ज़्यादा है पहले से आपके नज़दीक? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो आपने तज्जिया किया वो खुद सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। एक तो ये कोई हुकूमत तो है नहीं, ये तो बंदर बांट है और इस बंदर बांट के अंदर आप मज़ीद जमहूरी जनाजे देख रहे हैं और जमहूरियत का जो मज़ा चखने वाले पहरेदार, चौकीदार और सिपाही बने हुए थे, जमहूरियत और आइन के कानून के चैम्पियंस, जिनको बहुत शौक़ था सादिक अमीन तरीके से जो आ गए हैं लोग और सादिक अमीन लोग अब मौजूद हैं असम्बलियों में। तो अब तो उनसे पूछा जाए ना, कौम पूछे जाकर कि भाई जब आइन और कानून का शब खून मारा गया था पंजाब में और KPK में इलेक्शन ना करा के, तो उसका आज तक तो एहतसाब हुआ नहीं है। तो आइन और कानून के चैंपियन यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह पढ़ते हैं 6, उसी को पढ़ते हैं शाम को 9। तो उनको मुबारकबाद दे जाके कौम, और कौम जाके बताए कि जमहूरी निज़ाम आने के बाद 11 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, डॉलर बढ़ना शुरू हो गया है। और मैं आज आपके प्रोग्राम का रिकॉर्ड का हिस्सा सभी का बना रहा हूँ, आपका भी बना लेता हूँ मुनीब भाई, कि आज की तारीख की कीमतें देख लें। 10वें रोजे पे और 11वें रोजे पे हम एक शो करेंगे, ठीक है, और डबल होंगी कीमतें एक आम गरीब आदमी के लिए, ठीक है। जब डबल होंगी तो वही आपका टेस्ट केस है इस नाकाम, नाअहल, निकम्मी हुकूमत का, कि जो रमजान में प्राइस कंट्रोल ना कर पाएगी और आम आदमी को कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं दे पाएगी, तो ये हुकूमत किस तरह आगे परफॉर्म करेगी नकारा, और उसका रिजल्ट क्या होना है और उसने खुद कितने दिन चलना है, इस सब का तयन जो मैं 6-8 महीने से कह रहा हूं, वो रमजान मुबारक का जो महीना है वो क्लियर कर देगा आपको और मेरे लिए भी। अच्छा फैसल भाई, एक बात क्लियर कर देगा, मैं तो बड़ा क्लियर हूं उसके ऊपर। फैसल भाई, बात ये है, अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने कहा ये बंदर बांट है। बात ये है कि बंदर बांट करने के लिए ना कोई एक अथॉरिटी होती है, कोई बंदर बांट करता है। ये बंदर बांट किसने की है आज की डिस्पेंसेशन के अंदर, ब्लैक एंड व्हाइट आपके नजदीक? देखिए मुनीब भाई, बड़ा मैं कैटेगोरिकली क्लियर हूं
ये आपका अदालती निज़ाम ने सारा कुछ किया है। जिन्होंने बेल दी है, जिन्होंने जेल दी है, जिन्होंने क्वालिफाई किया, जिन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, जिन्होंने कभी सादिक अमीन बना दिया, कभी उनको करप्ट बना दिया है। तो ये तो टोपी ड्रामा चलता है। आपने देखा जमहूरी निज़ाम आते साथ कौम को सबसे बड़ा रिलीफ आपका जो सूबा है जिसमें आप बैठे हैं, स्टार प्लस जिसका नया नाम है, और बुज़दार 2 की शक्ल के बाद आपको आइंस्टाइन की हुकूमत आते सबसे पहला रिलीफ पाकिस्तानी कौम को क्या मिला है कि मियां साहब के दोनों बच्चों की सजाएं सस्पेंड हो गई हैं। वो मेरे बाप ने किए सस्पेंड, आपने किए सस्पेंड, या फौज ने किए सस्पेंड। नहीं, बट ये हालात ऐसे नहीं, बट फैसल भाई ये हालात आए कैसे है ना। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या तहरीक इंसाफ को, वो तो ये कहते हैं कि ये इंतखाब सबको पता है किसने रिग करके दिया है, किसने धांधली करवाई है, कौन बेनिफिशरी बना है। तो वो तो सीधा सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नजर लगाते हैं। 2018 से पहले अदालतें इस्तेमाल हुई, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन वो भी करवाई गई। अगर आज किसी को रिलीफ मिल रहा है तो क्या ये तासुर ख़त्म हो चुका है कि नहीं जी वो फैसले इंडिपेंडेंट नहीं थे, ये तो सिर्फ अदलिया कर रही है जो कर रही है? आज भी कोई करने वाला होगा ना। देखिए बड़ा इसको भी हम बड़ा क्लियर करके बात करते हैं, आप बड़ी सीधी सीधी बात हमेशा से करते आए हैं। देखिए मुनीफ साहब, सबसे बड़ा मसला ये है कि 2018 में क्या रिगिंग नहीं हुई आर्टिस्टिक तरीके से हुई, मुनज़्ज़म तरीके से हुई, क्लासिक तरीके से हुई। गिव देम द क्रेडिट, ठीक है। जिसने 2018 में रिगिंग हमारे लिए की वो रिगिंग बड़ी क्लासिक थी, ठीक है। ये भौंडी थी। फर्क इतना है, उस वक्त भी ब्लैंको यूज हुआ था, आज भी ब्लैंको यूज हुआ है, 2013 में भी ब्लैंको यूज हुआ था। 2007 और 13 के केसेस इलेक्शन के वो आज भी कोर्टों में कहीं ना कहीं चल रहे हैं। सूरी साहब का एग्जांपल आपके पास है, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कि हम बड़ी आसानी से कहते हैं कि जी फौज या एस्टैब्लिशमेंट इस पूरी कार्रवाई के पीछे। मेरा सवाल यह है कि 44 साल के बाद आपने ये बताया जो हमारे पैदा होने से पहले हमें पता था कि भुट्टो साहब के ऊपर एक अदालती कत्ल हुआ है, ठीक है। 44 साल बाद आप ये बता रहे हैं कि कत्ल हुआ और डिक्टेटर उसमें शामिल था और डिक्टेटर को हमने बड़ा बुरा भला कहा। तो कुछ अशराफ, कुछ समराइज्ड समरी स्टोरी उस जज के बारे में भी तो लिखी जाए कि 44 साल पहले वो क्या बेहसी और बेशर्मी का काम किया जो इस जगह पे बैठा था, ठीक है। उसका कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर कोई अलामती भी सजा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी अदालतें जो है वो किसी के कहने पे तो नहीं करी, तो अदालतें खड़ी हो जाए और कहे हमसे ये करवा रहे, तो हम कहेंगे ठीक है जी, हम उनके आगे आगे खड़े हो जाते हैं। वो ये भी नहीं कहना चाहते, वो ये भी नहीं कहते। अच्छा, आधी कोर्ट्स उनके खिलाफ फैसले दे रही हैं एस्टैब्लिशमेंट के। तो फिर ये मिक्सचर जो, अब मैं आपको इसको समराइज करके आता हूं हो क्या रहा है और हुआ क्या है। एक तो ये कि आप पहले चले जाए, हमारी हुकूमत जो मेरी साबका पार्टी थी उसको 12 बजे मेरे बाप ने पाबंद किया था कि आप वो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। भाई हमारी गवर्नमेंट थी, हम जमहूरी लोग थे, लेते डेल करते देते, कुछ पाते कुछ खोते संभाल लेते। हमें पाबंद किया गया, प्रिजन वैन मेरे बाप ने निकाल के दी। उसके बाद जब हमारा तख्ता उलट गया और पॉपुलैरिटी वेव आ गई, उससे पहले आप याद रखें कि आपके ऊपर, खान साहब के ऊपर धमकाने की भी को केस चल पड़ा कि जज को धमकाया है। अब जब पॉपुलैरिटी वेव आई तो पलटी खा गए आप सारे के सारे। जहां सजा देनी थी वहां जजा देनी शुरू कर दी, जहां जजा देनी थी वहां सजा करना देनी शुरू कर दी। तो टोपी ड्रामा कौम क्या है खुल के रखे, इस मुल्क के अंदर अदालती निजाम ही नहीं है। आपने कहा नेम और शेम करना चाहिए जिन जज साहिबान ने ये किरदार अदा किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं दोबारा सिर्फ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कोई खुद से कुछ नहीं कर रहा होता, बहुत सी जगह पर लोगों को करवाया भी जाता है अपनी शख्सियत की कमजोरी की वजह से, कमजोर कैरेक्टर की वजह से, कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन की वजह से कोई खुद को कॉम्प्रोमाइज कर जाए तो वो अलग बात है, ठीक है, वो आप ठीक कह रहे हैं। बट अगर मैं इस पे आपको अगर इस बात पर लाऊं, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर पिछले 1 साल के अंदर, मतलब तकरीबन हम 10 महीने हो गए 9 मई को, और 10 महीने के अंदर क्या आप ये समझेंगे कि ये पूरी की पूरी अदलिया की जिम्मेदारी है कि वो 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्विस थे वो प्रोसिक्यूट नहीं हो सके, लोगों को सजाएं नहीं हो सकी? मैं मिलिट्री कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, मैं आम कोर्ट्स की बात कर रहा हूं। तो क्या ये नालायकी सिर्फ जज साहबान की है या प्रोसिक्यूशन की भी है, या जिन्होंने एविडेंस देने थे उनकी भी है, या उनकी भी है जिन्होंने JITs बनवाई थी? मुनीफ साहब देखिए, मैं कभी इस टॉपिक पे मैंने बात की नहीं है, लेकिन आज मैं थोड़ी सी सरसरी बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कर लेता हूं। अभी तो मैंने ये बात नहीं कही है कि वो कौन से तोप तुरम खान जज थे जब इमरान खान साहब इस धरने को लेके चल पड़े थे और उनका फोन आया था उस कंटेनर के अंदर
और उस कंटेनर के अंदर क्या बातें होती, उस वक्त तो मैं खान साहब की पार्टी का, उस 4 की कोर कमेटी का उनका राइट हैंड मैन था। तो जिस दिन मैंने वो खोल दिया तो आज के अदालती निजाम के ऊपर भी बहुत सारे सवालात खड़े हो जाएंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं। अभी तो मैं आपसे, अब मुझे आप ये बात बताएं कि उस टाइम पर उस खिलवाड़ के अंदर कौन कौन थे, उस खिलवाड़ को रिवर्स करने में कौन कौन थे। ये क्यों नहीं कर रही भाई कोर्ट? आप फायज ईसा साहब हैं, बहुत ब्लंट, ईमानदार, नेक नियत नजर आते हैं और उनकी शख्सियत भी ब्लंट है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो इसको भी प्रूव करे। मैं तो उनको सिर्फ इशारत में बता ही सकता हूं ना, प्रूव करना तो उनका काम है। मैं अरशद शरीफ का केस खोल ले तो आपको ताकतवर भी मिल जाएगा पुराने एतवार का, आपको पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी मिल जाएंगे जो उसको इस दहलीज तक ले गए। अच्छा। और उसके कत्ल को जब आप खोलेंगे तो पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो शहीद का खून है, वो जाया तो होगा नहीं। क्यों नहीं बुला रहे मुझे बुलाएं, मैं तो बता सकता हूं, आपको इशारा देता हूं, इस गली में चले जाए, मिल जाएंगी चीजें आपको। अच्छा। लेकिन वो कौन कौन से लोग गायब हैं, सफ़े हस्ती पे क्यों नहीं नजर आ रहे? ये सवालात बड़े गंभीर हैं मुनीफ साहब। हम जैसे लोग जो सियासी वर्कर थे, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को बहुत सीखा, सिस्टम से बहुत नुकसान उठाया। अब सिस्टम के अंदर यू स्टे इन द विद इन द सिस्टम एंड प्ले विद द सिस्टम वाला अच्छा, खेल है। बट एक बात हमने भी सीख ली है। अच्छा, बट मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा पंजाब के सूबे के हवाले से वजीर आला अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, आपने कहा कि इसका सूबे का नाम पता नहीं स्टार प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। बस इशू ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला बन चुकी हैं, आपको लगता है, फ्रैंकली हैंड्स ऑन योर हार्ट, आप भी खुली बात करने के आती हैं, आपको लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से नहीं हो रहा? शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से वजीर आजम नहीं बने, जरदारी साहब एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से सदर नहीं बने। देखिए मुनीफ साहब, मैं आपकी इस बात के ऊपर कोई डिनायल नहीं दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि 6 महीने पहले तो एस्टैब्लिशमेंट को भी नहीं पता था कि जरदारी साहब प्रेसिडेंसी की तरफ होंगे।